अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल और रेडियस ऑफ शेल्स। हर शेल का हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेस बेटे करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। दिस मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक हो गया बेटे। बोहर का एटॉमिक मॉडल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करता है। यह थ्योरी क्या थी कि कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम और फोटोन इन केस ऑफ लाइट। ठीक हो गया बेटे। अब इन ऑर्डर टू एलिमिनेट faults of Rutherford's atomic structure, Bohr proposed his own model about the structure of atom. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो फॉल्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल को जो है वो मॉडिफाई किया बोहर के एटॉमिक मॉडल में। ठीक है। तो इसका एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या है बेटा जी, ये सेम वैसा ही है जैसा क्या है बेटा जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, लेकिन इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें उसने एक्सप्लेन की थी। तो सबसे पहला बेटा जी उसने जो पोस्टुलेट दिया वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल। कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जिन्हें बेटा जी क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। अब याद रखिएगा बेटा जी शेल, या फिर बेटा जी आप इसे क्या बोल सकते हैं ऑर्बिट, या बेटा जी आप इसे क्या बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोल सकते हैं, याद रहेगा। तो सबसे पहला जो बेटा जी बोहर के मॉडल का पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिसे हम शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। याद रहेगा बेटे। अब इस शेल, एनर्जी या ऑर्बिट को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है ये पहला शेल है। पहले शेल के लिए बेटा जी नोटेशन इस्तेमाल करते हैं के शेल। n की वैल्यू अगर 2 हो तो ये बेटा जी क्या होगा, L शेल। n की वैल्यू अगर 3 हो तो M शेल। ओके हो गया। और हर शेल को बेटा जी क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा जी सेकंड उसने क्या कहा कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। वो बेटा जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। मतलब क्या है कि कांस्टेंट होती है। हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यही वजह है कि हर शेल को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई शेल और ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, तो आप क्या बताएंगे कि ईच शेल हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ईच शेल इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। ओके हो गया बेटे कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्वांटाइज्ड होती है। यही वजह है कि हर शेल को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि ईच शेल हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी। इसका मतलब बेटा जी क्या है, इसका मतलब यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक हो गया। जब तक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में शेल में रिवॉल्व करेगा वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। उसकी एनर्जी क्या रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी। ओके हो गया। अब फर्ज कर लेते हैं कि पहले शेल है, ये N1 है, पहला शेल। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E1
दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा जी क्या है E2। अब याद रखिएगा E1 जो है ये बेटा कम होती है किससे E2 से। हम कह सकते हैं कि जो E1 है ये लो एनर्जी लेवल है, जबकि E2 क्या है बेटा जी हाई एनर्जी लेवल है। ऐसे ही है ना बेटे, हम कह सकते हैं कि E1 क्या है बेटा जी लो एनर्जी लेवल और E2 क्या है हाई एनर्जी लेवल। ये लो एनर्जी लेवल है और ये क्या है हाई एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब कब करेगा? कहता है जब इलेक्ट्रॉन बेटा जी जंप करेगा लो एनर्जी लेवल से किधर जाएगा हाई एनर्जी लेवल में, तो वो बेटा जी एनर्जी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बेटे जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो फिर वो क्या करेगा एनर्जी एमिट करेगा। ये एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब बेटा जी किस फॉर्म में होगी? फोटॉन्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? फोटॉन्स की फॉर्म में होगी। तो फोटॉन्स का फार्मूला बेटा जी क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक हो गया। हम फर्ज कर लेते हैं कि पहले शेल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या है E1, दूसरे में क्या है E2। अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है या E2 से E1 में आता है तो एनर्जी चेंज क्या होगा बेटा जी E2 माइनस E1। ये क्या है चेंज इन एनर्जी। ये किसके इक्वल होगा? एच न्यू के। आप इसे फ्रीक्वेंसी को V भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, HV पढ़ लें इसको आप। यानी कि आप देखें हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो बेटा जी क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। ओके हो गया? क्या होगी? क्वांटाइज्ड। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन बेटे एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगा? जब वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। और कब एनर्जी एमिट करेगा? जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी। और ये एनर्जी बेटा अब्जॉर्ब या एमिट किस फॉर्म में होगी? फोटॉन्स की फॉर्म में होगी, या आप इसे कह सकते हैं क्वांटम की फॉर्म में होगी। ओके हो गया। अब उसके बाद इसका थर्ड पोस्टुलेट वो ये है कि जिस तरह हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसी तरह हर शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच शेल इज क्वांटाइज्ड। हर शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? फिक्स होता है। उसका बेटे फार्मूला क्या होता है? mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। यहां पे m बेटा जी क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ शेल। रेडियस ऑफ शेल। और बेटा n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और 2 पाई क्या है बेटा? ये वैसे ही कांस्टेंट है। सही हो गया। अब आपसे कहा जाता है कि बताएं पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो n की वैल्यू बेटा जी क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो पहले शेल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है? h ओवर 2 पाई। क्या होगी बेटा जी? h ओवर 2 पाई होगी। ऐसे ही है ना बेटे। इसी तरह दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? h ओवर पाई। सही हो गया। इसी तरह बेटा जी थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 3h ओवर 2 पाई। तो यहां पे गौर करें बेटा जी हर शेल में जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिफरेंट है और क्वांटाइज्ड है। ओके हो गया। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बने तो बेटा आपने यही लिखना है कि बोर एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी in order to eliminate faults of Rutherford model. Bohr proposed his own model about the structure of atom. The main postulate of Bohr's atomic model is that he gives the concept of shell orbit or energy level. He said that electron revolve around the nucleus in closed circular path called shell orbit or energy level. Second, each shell has quantized energy. It means that if electron revolve around the nucleus, it will never emit or absorb energy while revolving around the nucleus. When electron jumps from low energy level to high energy level, then it will absorb energy.
and when electron jumps from high energy level to low energy level, it will emit energy in the form of quantum or photon. Energy difference of two shells will be equal to h nu. आप इसको बेटा एच वी भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट पास्टुलेट क्या है कि ईच शेल हैज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2 pi. Angular momentum of electron in first shell is h/2 pi. Angular momentum of electron in second shell is h/pi. Angular momentum of electron in third shell will be 3h/2 pi and so on. क्लियर हो गया बेटे? तो ये पास्टुलेट्स आपने इसी सीक्वेंस से लिखने हैं। अब हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स। nth ऑर्बिट्स का रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स। देखें जी, यहां पे सबसे पहला बेटा जी कंसेप्ट जो दिया है वो बोहर ने किस चीज का दिया है? शेल का। अब शेल क्या है? सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हर शेल का कुछ ना कुछ बेटे रेडियस होगा। तो वो रेडियस की वैल्यूज क्या है, वो कैसे उसने कैलकुलेट की, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर करते हैं बेटा जी हाइड्रोजन एटम। कंसीडर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बेटा जी ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सही हो गया? अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बेटा जी क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब आप पूछते हैं कि सर ये रिवॉल्व कर रहा है तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जो है वो फॉल कर देना चाहिए। तो इस चीज का आंसर ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक बेटा जी कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। और सेकंड बेटा जी आउटवर्ड लग रही है, वो कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आउटवर्ड लग रही है बेटा जी। ठीक है, दो तरह की फोर्सेस है यहाँ पे। तो एक फोर्स बेटा जी इसको आप एफ ए से रिप्रेजेंट कर लें, ये अट्रैक्शन की है, इसको आप एफ सी से रिप्रेजेंट कर लें। ये दोनों फोर्सेस बेटा जी इक्वल होती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। बात की समझ लगी? तो अब यहां पे देखें बेटा जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अकॉर्डिंग टू कोलब्स लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं? यहां पे अप्लाई करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा जेड ई प्लस है, ये ई माइनस है, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कोलब्स लॉ है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन चार्जेस के दरमियानी फासले के स्क्वायर के क्या है बेटा जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी यहाँ पे जी क्या है? एटॉमिक नंबर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें बेटा जी, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट आ गया और इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है? आर। तो आर का स्क्वायर आ गया। तो कोलब्स लॉ के मुताबिक क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक हो गया? तो मैंने डायरेक्ट बेटा उसका फार्मूला लिख दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे बेटा जी आप बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू बेटे आपने याद रखनी है, वो कितनी है? 1.84 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर जूल पर बेटा जी मीटर। ओके हो गया? ये इसकी वैल्यू है, इसको बुक से कंफर्म कर लीजिएगा अगर मैंने यहां पे गलत लिखी है तो। सही है? अब बेटा देखें सेकंड फोर्स कौन सी है? जो आउटवर्ड लग रही है, जो इलेक्ट्रॉन को बेटा किधर लेके जा रही है? 8.8 है। ठीक है, 8.84 है जो इलेक्ट्रॉन को बेटा किधर लेके जा रही है? आउटवर्ड। ठीक है, वो क्या है? तो वो फोर्स है बेटा जी mv स्क्वायर ओवर आर। तो देखिए बेटा जी, एक फोर्स ये हो गई और एक फोर्स
ये हो गई, ये दोनों फोर्सेस, इसको आपने एफ ए से रिप्रेजेंट किया था, इसको एफ सी से, दोनों फोर्सेस क्या होगी बेटा जी, इक्वल होगी ना। तो आप लिखेंगे जी एफ सी विल बी इक्वल टू एफ ए, तो फिर ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू क्या है बेटा जी, एम वी स्केयर ओवर क्या है बेटा आर, और एफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। ओके हो गया। अब बेटा ये आर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो एक आर इस स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यहां पे आप कैंसिल कर दें कि ये वाला आर इस स्केयर से कैंसिल हो गया। अब ये वाला आर इधर आए क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, और एम वी स्केयर इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओवरऑल जो फार्मूला यहां पे बनेगा वो क्या बनेगा, आर विल बी इक्वल टू जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्केयर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। ये फार्मूला कैसे बना, देखिए बेटा दोनों फोर्सेस के फार्मूले हमने लिख लिए। ये वाला आर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब रीअरेंज कर लें, ये वाला आर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एम वी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहां पे गौर करें, आर क्या है, रेडियस ऑफ शेल। आर क्या है, रेडियस ऑफ शेल। यहां पे जी क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1। ई क्या है, चार्ज। चार्ज की वैल्यू बेटे कितनी होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻, कितनी होती है -19 कोलम। ठीक हो गया। 4 पाई कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा जी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी। अब मुझे यहां पे बताएं आप कि वेलोसिटी का और रेडियस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी या ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा रेडियस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, याद रहेगा। तो ये बेटे आपने पॉइंट याद रखना है कि रेडियस जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना बेटा जी रेडियस ऑफ शेल कम होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में से वेलोसिटी वाले फैक्टर को एलिमिनेट करना है। तो हमें यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना बेटे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कहां से आएगी, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर के मॉडल के मुताबिक वो क्या इक्वेशन है बेटा जी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर, आपको क्या चाहिए, जस्ट वी चाहिए। तो ये एन एच ओवर 2 पाई क्या आ जाएगा, एम आर। सही है। आपको वैल्यू क्या चाहिए बेटा जी, वी स्क्वायर की। तो आप इस इक्वेशन का क्या करें, स्क्वायर ले लें। तो इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को बेटा जी आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ओके हो गया। तो ये वाली वैल्यू आप बेटा जी यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह पे पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आ गया मल्टीप्लाई। पहले आप बेटा जी ये वाली वैल्यू लिख लें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और फिर बटे का बटा ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वाली वैल्यू ऊपर लिख लेंगे आप बेटा, मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या है बेटा जी, आर स्क्वायर। सही हो गया। अब यहां पे बेटा गौर करें, ये वाला आर इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाली सारी की सारी वैल्यू में देखें कोई चीज कैंसिल हो रही है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, एम स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। ठीक हो गया। अब बेटा यहां पे क्या करें, इसको रीअरेंज कर लें। आप ये वाला आर इधर ही रहने दें, जो यहां पे वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो ये देखें सब बच्चे, ये वाला आर मैंने लिख दिया पहले, ये जो डिवाइड वैल्यूज है इसको इस तरफ लिख लें, ये आ गया जी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर यहां पे क्या आ जाएगा, जी ई स्क्वायर और साथ बेटा पाई एम आ जाएगा। ओके हो गया।
अब यहां पे बेटा गौर करें, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू है। जी क्या है? एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू है। ई क्या है? चार्ज है, इसकी भी वैल्यू है। पाई भी कांस्टेंट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको सारी वैल्यूज पता है। जो वैल्यू वेरिएबल है वो किसकी है? एन की। एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक हो गया। तो यहां पे बेटा जी जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लें आप। ये आ गया एन स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा जी? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जी ई स्क्वायर पाई एम। इस सारे की जो वैल्यू है वो बेटा जी कितनी है? जी ई स्क्वायर पाई एम। इस सारे की वैल्यू है 0.0529 एंगस्ट्रॉम। ओके हो गया। बुक में देखें यही वैल्यू है 0.0529 एंगस्ट्रॉम। ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो आपका फाइनल फार्मूला बेटा जी क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू 0.0529 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एन स्क्वायर से। ये वाला फार्मूला हमने बेटा जी क्या करना था? प्रूव करना था, और ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। अब आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। तो आप क्या करेंगे? एन की जगह पे 1 लिख देंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड शेल? तो 2 का स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड शेल? 3 का स्क्वायर। तो यहां मुझे लिखवाओ। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शेल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे बेटा जी बताएं, यहां पे अगर 1 पुट करेंगे, 1 के स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा। तो R1 पहले शेल का रेडियस कितना है हाइड्रोजन के? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह बेटा जी R2 सेकेंड शेल का रेडियस कितना है? 2.11 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताएं बेटा जी थर्ड शेल का रेडियस कितना है? 4.75 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताएं फोर्थ शेल का रेडियस कितना है? 8.4 एंगस्ट्रॉम। ओके हो गया बेटे। अब यहां पे वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो दूसरा शेल है वो पहले शेल से 2 गुना दूर है और तीसरा शेल जो है वो पहले शेल से 3 गुना दूर है। ऐसे नहीं है। कहता है जो दूसरा शेल है वो पहले शेल से 4 गुना दूर है, यानी कि 2 के स्क्वायर के लिहाज से। जो तीसरा शेल है वो पहले शेल से कितना दूर है बेटा जी? 9 गुना, 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। चौथा शेल कितना दूर है बेटा जी? 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 9। ओके हो गया। अब यहां पे बेटा जी चूंकि हर शेल का रेडियस डिफरेंट आ रहा है तो हमें यहां पे क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। तो आप अगर डिफरेंस की वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगी बेटा जी? R2 माइनस R1 विल बी लेस देन R3 माइनस R2 विल बी लेस देन R4 माइनस R3 एंड सो ऑन। आपने बेटा जी इस ऑर्डर को याद रखना है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ शेल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके हो गया बेटे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि nth ऑर्बिट्स के शेल की वैल्यूज फाइंड करें। तो आपने बेटा जी यहां तक जब फार्मूला कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद बेटा कैलकुलेटर यूज करके आप डिफरेंट शेल की क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड शेल पहले शेल से कितना दूर है? 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर। थर्ड शेल कितना दूर है? 9 टाइम्स। ठीक हो गया। फोर्थ शेल 16 टाइम्स। फिफ्थ शेल 25 टाइम्स। तो चूंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? तो 2 शेल्स में डिफरेंस लेना पड़ता है रेडियस का। तो डिफरेंस का ऑर्डर बेटा जी क्या बनेगा? ये बनेगा। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने ये कैलकुलेशन करनी है। ये वाला पोर्शन हाइड्रोजन जो मॉडल है बोहर के एटॉमिक मॉडल का, इसको आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद करें क्योंकि इसी की बेस पे आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके हो गया बेटा जी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?